नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की बात करेंगे आज के सॉल्व पेपर में। आपके एमपी टेट वर्ग 3 2022 के सॉल्व पेपर 10 मार्च जो है फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, 10 मार्च का पहला जो पेपर हुआ था उसको पूरा सॉल्व करेंगे। सभी लोग अच्छे ध्यानपूर्वक समझना है। और इसके पहले भी ऑलरेडी सॉल्व पेपर चल रही सीरीज चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारी क्लासेज सारी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहले 2022 में 10 मार्च के पहले शिफ्ट में वर्ग 3 का पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा शिक्षण की कक्षा में इनमें से कौन सा आकलन बिंदु नहीं है। देखिए, भाषा शिक्षण की कक्षा में अगर आकलन बिंदु जो पूछा जा रहा है, तब सुनना बोलना होता है, पढ़ना समझना होता है, लिखना अभिव्यक्ति होता है, लेकिन चित्र बनाना नहीं होता। तो भाषा शिक्षण में कौन सा आकलन बिंदु नहीं होता? चित्र बनाना। और क्या क्या आकलन बिंदु होते हैं? सुनना बोलना, पढ़ना समझना, लिखना अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आकलन बिंदु होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं साथियों। तो सभी लोग ये बताइए कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान ये होना चाहिए कि आकलन से जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके आधार पर बच्चों के अभिभावकों से क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाषा का आकलन करना है, इसलिए भाषा का आकलन करने जो आकलन से प्राप्त आंकड़े होते हैं उनके आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यह होता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है। तो जो अनुकरण विधि होती है उसमें लेखन उच्चारण के लिए क्या अनुकरण विधि उपयोगी होती है? तो वह प्रारंभिक स्तर के लिए होती है। जो लेखन और उच्चारण के लिए आपकी अनुकरण विधि जो उपयोगी होगी वह प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर मतलब होता है फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। इसके बाद अगला जो हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है। तो गद्य साहित्य का प्रकार और स्वरूप देखा जाए तो वह हो जाता है सृजनात्मक गद्य। जी हाँ, क्योंकि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार और स्वरूप पूछा जा रहा है, इसलिए सृजनात्मक गद्य हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से हिंदी शिक्षण जो होता है दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। देखिए साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी समझिएगा ध्यानपूर्वक। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हिंदी शिक्षण दुर्बल और मंद बुद्धि छात्रों के लिए जो विधि उपयुक्त होती है वह होती लेख विधि। क्योंकि लिखना जो होता है वह शिक्षण में जो बच्चा दुर्बल होगा, मंद छात्र वाला होगा, उससे भी अच्छे तरीके से बोला है, तो लेख विधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 343 अर्थात अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये याद रखिएगा, ये आपके पेडागॉजी से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से शिक्षण को प्रभावित करने वाला या वाले कारक कौन से होते हैं। तो भली बात आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले क्या कारक कौन होंगे। देखिए, अध्यापक संबंधी होंगे, शिक्षार्थी संबंधी होगा, कार्य संबंधी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। इसलिए जो डी ऑप्शन दिया गया आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपके एग्जाम में अगला प्रश्न पूछा गया कि परिवार एक साधन होता है। परिवार एक साधन किस प्रकार का साधन होता है?
तो परिवार एक साधन अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, औपचारिक नहीं होता। परिवार एक अनौपचारिक रूप से कर सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से कौन साधन होता है? विद्यालय हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक हो जाएगा यहाँ पे परिवार। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संबंध में कथन देखा जाए कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही बात है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ऐसा नहीं है। भाषा अगर सीखेंगे तो अनुवाद को सहारा लिया जाएगा, तो ये कथन अनुचित है, गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती, बिल्कुल सही बात है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही दिए गए। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल में देखा जाए, कहानी कविता के पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी कविता व्याकरणिक नियमों की जानकारी के जैसे संबद्ध होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न क्या एग्जाम में आपके पूछा गया था कि कपट का व्यवहार भाव व्यक्त करने वाली कहावत इनमें से कौन सी होगी? कपट का व्यवहार अर्थात हाथ सुमरनी बगल कतरनी, यानी सामने से हाथ सुमर रहा है, बगल से काट भी रहा है, तो हाथ सुमरनी बगल कतरनी, ये कहलाता है कपट का व्यवहार। एक कहावत आपने सुनी होगी, तो एक कहावत यहाँ पे बताई गई। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली पर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए हितकर होगा? तो कविता शिक्षण की जो समीक्षा प्रणाली होती है, ये समीक्षा प्रणाली जो होती है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए हितकारी होती है। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? यानी आपको ये जानना जरूरी है कि मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञानात्मक उद्देश्य होना चाहिए, कौशलात्मक उद्देश्य होना चाहिए, सृजनात्मक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उपदेशात्मक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों जो है आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पूछा गया था कि उस रोज़ बहुत से लोग एक साथ थे, मैदान में बैठे, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए। इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया गया है। और आइए जानते हैं इसी गद्यांश से प्रश्न क्या पूछे गए थे आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार चींटियों के एहसास से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पे गद्यांश में देखा जाए तो चींटियों से तात्पर्य हो जाता है चुनचुनाहट होना। क्या हो जाएगा? चुनचुनाहट होना इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न इस गद्यांश से क्या पूछा गया था, इस गद्यांश से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हवा को हवा की तरह पहचानना क्यों मुश्किल था? हवा को अगर हवा की तरह पहचानना मुश्किल हो जाए, चोर को चोर की तरह पहचानना मुश्किल हो जाए, बुद्धिमान को बुद्धिमान की तरह पहचानना मुश्किल हो जाए, उसी प्रकार हवा को हवा की तरह पहचानना इस गद्यांश के अकॉर्डिंग क्योंकि बहुत कुछ एक सा था इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक समान होता है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार स्कूली बच्चे किससे खुद को बचा नहीं पा रहे थे? तो स्कूली बच्चे धूप के हिस्सा होने से नहीं बचा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक समाज से रिलेटेड ही आपका यह गद्यांश पूछा गया था। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार स्तूप की किसी दीवार से क्या आवाज़ आई? तो इस गद्यांश में देखा जाए स्तूप की किसी दीवार से जो आवाज़ आई थी वह लड़का लड़की मैदान में एक साथ ना बैठे। ये कहाँ से आवाज़ आई थी? स्तूप की दीवार से आवाज़ आई थी कि लड़का लड़की एक साथ ना बैठे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया ना, लड़के लड़की का मैदान में बैठना एक साथ मना है। इसके बाद हिंदी में अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है। तो इस जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप लोग ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो अकस्मात लैपटॉप वाले लड़के को प्रतीत हुआ कि उसे पराई दुनिया में फेंक दिया गया, यह आपका गलत कथन है, बाकी सारे सही कथन दिए गए थे। तो आपने जो चीज़ें किया है वो ध्यानपूर्वक अब यहाँ पे समझना है और आगे वाले एग्जाम में गलती नहीं करना है। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लड़के ने एक क्लिक से हटा दिया था। क्या हटा दिया था? मंत्रों की PDF फाइल ही हटा दी थी। जी हाँ, जो मंत्रों की PDF फाइल थी उसको हटा दिया गया।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके पेपर में क्या पूछा गया कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। देखिए इस गद्यांश में आपके खदबदाहट का उपयोग किया गया है, हड़बड़ाहट का, चहलकदमी का, लेकिन सनसनाहट का उपयोग जो है शब्द का नहीं किया गया है। तो इससे क्या होगा, सारे ऑप्शन को ध्यान में देखो, ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, जब वो देखना पड़ेगा कि ये किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जितना कम समय में आप लोग पढ़ पाएँ उतनी अच्छी बातें होती हैं। अगला निम्न में से कौन सा शब्द जो है अकस्मात शब्द का विलोम होगा। तो अकस्मात मतलब होता है अचानक आना, और इसका विलोम होगा जानबूझ के आना। तो अकस्मात का विलोम जानबूझ कर हो जाएगा, एकाएक भी अकस्मात का ही होगा। अब ये काव्यांश दिया गया है, काव्यांश क्या दिया गया है, हवा चले अनुकूल तो नावे न सुखी भी सीख लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें हैं जो लौटा जाते हैं गई बहारों को, फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियाँ से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, लेकिन नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक अगर हमने पढ़ा है तो इस गद्यांश में कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों की प्रेरणा देकर मरते हैं। इसके साथ इस गद्यांश को पढ़ते हुए हमें पता चला कि अब पानी पी प्यास बुझाना आसान है, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। पानी पी प्यास बुझाना आसान है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि इनमें से कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती बहारों से लौटा लाते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होता। और इसी काव्यांश से अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुहावरा एक है कि भेड़िया धसान होना, इनमें से क्या अर्थ होगा, तो इसमें देखा देखी करना। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जो पेपर में पूछा गया था कि दी गई विभक्ति से के द्वारा निम्नलिखित में किसका या किस कारक की है। तो के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपने पढ़ा होगा, तो करण कारक हो जाएगा यहाँ पे। तो कारक भी पूछा गया था, जो हमने आपके एग्जाम में बताया था कि ये चीज़ों को पढ़ लेना, तो कारक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से प्रकाश का पर्यायवाची पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल से प्रकाश का पर्यायवाची होता है प्रभा। प्रकाश मतलब उजाई देखना, और प्रभा मतलब भी होता है उजाला। खाली स्थान में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 और दूसरे चौथे चरणों में आपके 11 मात्राएं होती, यानी कि प्रथम और तृतीय में कितने होती हैं, 13 मात्राएं होती, और द्वितीय चौथे में 11 मात्राएं होती। तो क्या हो जाएगा, दोहा छंद, क्योंकि दोहा में ही पहले तृतीय में 13 और द्वितीय और चौथे में 11 मात्राएं होती, वह दोहा छंद कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। देखिए भूख प्यास प्यास भूख ये हमारे जन्मजात अभिप्रेरक है, लेकिन आकांक्षा जो होती है जन्मजात नहीं होती। जैसे आप जीवन में बढ़ते जाते हैं, आपकी आकांक्षाएं ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहती, जो ज़रूरत होता है आकांक्षाएं वैसी आपकी होती जाती, तो आकांक्षाएं क्या है, बदलती रहती। तो जन्मजात प्रेरक नहीं हो गया, अर्जित प्रेरक कहला जाएगा। ठीक है, अर्जित प्रेरक। तो हिंदू को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात आती मैथ्स के क्वेश्चंस की। अब देखते हैं मैथ्स में क्या पूछा गया था। मैथ्स में पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्य होगा यानी जीरो में अंत में जीरो होगा। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में जीरो नहीं है, पहले ऑप्शन में अंत में जीरो दिया गया, तो समझ लीजिए यह 10 से विभाजित हो। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि दो लड़कों की आयु का योग 40 है, एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, छोटे की आयु बताइए वर्षों में कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर दिया गया है 40, और x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस वाई हो जाएगा।
क्योंकि एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, एक क्या दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, तो दूसरे को अगर 10 गुना कर देंगे तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 10, यानी x प्लस 10 बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर 10। इन दोनों को समीकरण को हल कर लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y से y कट जाएगा, 2x बराबर जाएगा 50। ठीक है, 2x बराबर आपका गया 50, तो x बराबर हो जाएगा 25 हो गया ना। और जब दोनों की वैल्यू 40 है तो 40 माइनस 25 करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है 15। और यहाँ पूछा गया छोटे की आयु बताइए, तो छोटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। 15 और 25 वर्ष 2 वर्ष आ रहा है, तो छोटा वर्ष हो जाएगी 15 वर्ष और बड़े की हो जाएगी 25 वर्ष, और दोनों का योग करेंगे तो 40 भी हो जाता है। अगला, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 294 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में बराबर पहिए की परिधि हो जाएगी भाई, एक चक्कर पूरा पहिए के परिधि कहलाएगी। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, होता कि नहीं होता? तो पहिए की परिधि आ जाएगी 2πr, वही हो जाएगी 2πr का मतलब होता है 2 गुणे 22/7 इंटू आपके क्या दी गई 21 त्रिज्या दी गई है, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 को 6 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सेंटीमीटर एक चक्कर का आ जाएगा। ठीक है, अब कुल यहाँ पे 924 दिया गया है, तो 924 में 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, और बटे फिर 132 करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी कितने चक्कर आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 700 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं 132 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 924 आएगा। ट्राई कर लीजिए। 7 दूनी 14, एक बच्चा 7 तरीके गए भाई, 7 एकम 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और 7 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 700। तो 700 किस में दिया गया है? आपके डी ऑप्शन में दिया गया, तो 700 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नो डाउट सभी लोग पेन रफ जरूर ले लीजिए। और अगला जो है ये तो बहुत ही आसान है। आसान कैसे है? देखिए, x प्लस 2y बराबर इतना दिया गया है, फिर 2x बराबर इतना दिया गया है, 3x बराबर इतना दिया, तीनों को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो x प्लस 2x 3x 3 कितना हो जाए? 6x हो गया। इसके बाद 2y 3y 5 और ये 6y हो गया। ठीक है, इसके बाद 3z और z 4z हो गए, और 2z बराबर 6z हो गए, बराबर 14 11 और 14 11 11 हो जाएगा टोटल 36। अब इसमें 6 का कॉमन कर लीजिए, 6 का कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 36। तो 6 कॉमन था, इसको कट कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड पर कितना मान आएगा? 6 मान आ जाएगा, यही तो पूछा जा रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 6 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि अल्फा बीटा समीकरण x² माइनस 7x प्लस बराबर 0 है और मूल अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर दिया गया, तो किसके बराबर होंगे? तो सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है। यहाँ पे अगर निकालते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 12 दिया गया है। तो मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। तो -7 और अपान ए करेंगे यानी 1/, तो -7/1 करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, यानी -b/a, यानी कि मूलों का योगफल आ जाएगा 7। और गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। तो c आ गया 12, a आ गया 1, तो गुणनफल हमारा आ जाएगा 12, यानी योगफल हमारा 7 और गुणनफल आएगा 12। ये ठीक है, इतना रखिएगा। अब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का मान निकाल। ठीक है, तो चलिए समझ लिया आपने। देखिए, हमारा जो फार्मूला दिया गया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू हमारा वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल आया था 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, -2 गुणे मूलों का गुणनफल कितना आया था? 12 है, तो 12 कर लेंगे।
माइनस, तो 749 में 12 दूनी 24 घटा लेना है। तो 49 में हमें क्या घटाना है, 24, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 25। तो 25 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 25 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि 2025 का वर्गमूल, यानी किसी संख्या का कौन वह संख्या होगी इनमें से कि जो 2 बार गुणा करें कि 2025 आ जाए, तो हो जाएगा 45। 45 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू 2025 आ जाएगी। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 95, तो संख्या बताइए। अब देखिए दो क्रमागत संख्या में निकल रहे हैं, तो x और x प्लस 1 कर लेते हैं, ये हमारी दो क्रमागत संख्या है। इनके संख्याओं के वर्गों का बीच, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इनका बीच का अंतर कितना दिया गया है, 95 दिया गया है, 95। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 95। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 95। तो 2x बराबर 95 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 94/2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 47। और हमने क्या माना था, x और x प्लस 1 माना था, तो ये 47 आ गया। 47 धन 1 कर देंगे तो आ जाएगा 48। तो 47 48 हमारे संख्याएं हो जाएंगी। तो 47 48 देखिए डी ऑप्शन में दिया गया, जो कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। अब कह रहा है आपका प्रश्न कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 होता है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। ये आप लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या लेना है, तो x और x प्लस 2 आ गया, और पहले लेंगे x माइनस 2। ये हमारे 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या हैं। अब इनको योग कह रहा है 54 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी 3x बराबर आ जाएगा 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि सलीजा अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करती है। उदाहरण के लिए 0.030 और 0.3 में बड़ा है। 0.30 क्या है, 0.3 से बड़ा है। तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, तो सबसे संभावित इसमें जो कारण हमारा दिख रहा है, वह कारण यही होता है कि दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा। क्योंकि अगर दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद शून्य अगर लगा है, तो उसकी शून्य की वैल्यू नथिंग मानी जाती है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद कोई अंक है और अंक के बाद शून्य शून्य लिखा जाए, तो शून्य की वैल्यू वो 0.3 ही माना जाता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षार्थियों में गणितीय सृजनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त होगी। अब देखिए बालक बालिकाओं में गणितीय सृजनात्मक आकलन के लिए जो सर्वोत्तम योजना हो, तो वह होगा क्षेत्रीय भ्रमण। फील्ड जो टिप्स होता है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था मैथ्स पेडागोजी में कि निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षित अंतिम व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है। तो रॉबर्ट मैगर के द्वारा यह स्टेटमेंट परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एक बैग में 50 पैसे के 15 सिक्के और 1 रुपये के 10 के सिक्के हैं, और 50 पैसे के 1 रुपये सिक्कों का अनुपात निकालिए। देखिए 50 पैसे के 15 सिक्के, तो 50 गुणे 15 अनुपात है 1 रुपये के 10 सिक्के कह रहा। ठीक है, 1 रुपये कितने सिक्के कह रहा है, 10 सिक्के कह रहा। तो 1 रुपये यानी कि 10 सिक्के हो जाएंगे।
अब ये ध्यान रखना कि जो हमारा कह रहा है 1 रुपये, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात हो गई। तो 1 रुपये की जगह हमें 100 पैसे लिखना है, और 100 गुणे 10 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1000। तो यहाँ पे हमें 1000 पैसे करेंगे। 50 गुणे 15 करेंगे पहले, 50 गुणे 15 अनुपाते 100 गुणे 10, ये करना। तो यानी कि 750 अनुपाते 1000। 0 से 0 कट गया, 25 तई 75, 25 चौको 100, 3 अनुपाते 4 आना चाहिए। अब 3 अनुपाते 4 आपके दिया गया इसी ऑप्शन में, जो कि सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई इनमें से घटाना है और जो वैल्यू आएगी घटा लेना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए अगर घटाना है तो संख्या चेंज होगी आपकी। ये घटाना तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट गया, और फाइव पी क्यू माइनस ये प्लस में ये भी कट गया। अब बचा अपना कितना? 10 8 18 माइनस 8 पी क्यू। यानी 18 माइनस 8 पी क्यू किस में दिया गया? 18 माइनस 8 पी क्यू सी वाले ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि 27 अनुपाते 8 अनुपाते 512 का घनानुपात। घनानुपात मतलब 3, तो 27 किसका होगा? 3 त्रिकाई, मतलब 3 की पावर 3 अनुपाते 2 की पावर 3 अनुपाते ये हो जाएगा 24। किसका दिया गया आपका? वो 8 का हो जाएगा, 8 की पावर 3 हो जाएगा। तो यानी कि 3 अनुपाते 2 अनुपाते 8 आ जाएगा, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है, जो आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया कि दूसरी कक्षा के बच्चों को समतल आकृतियाँ उसके शीर्षों और किनारों से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा दूसरी कक्षा में है और उसको समतल आकृतियाँ उसके शीर्ष किनारों से अगर परिचित कराना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है भू बोर्ड। ठीक है, जिसे हम जियो बोर्ड बोलते हैं। जियो बोर्ड सबसे अच्छा तरीका हो जाता है। इसके बाद है प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या होते हैं? तो प्रदर्शन पद्धति का जो प्रमुख दोष होता है वह होता है शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। प्रदर्शन में क्या होता है? शिष्य, बच्चा, बालक, बालिका को जो है प्रयोग करने का इसमें मौका नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा दोष इसी को माना जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि हार्वर्ड ने दैनिक पाठ योजना तैयार करने के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया और पहला कदम परिचय है। तो मॉरिसन ने दैनिक पाठ योजना के लिए 5 चरण भी सुझाए हैं। तो मॉरिसन ने के द्वारा जो सुझाया गया पहला कदम है वह क्या है? तो मॉरिसन के द्वारा जो है सुझाया गया पहला कदम अन्वेषण है। क्या हो जाएगा? अन्वेषण इज द राइट आंसर। इसके बाद मैथ्स पेडागॉजी में प्रश्न पूछा गया था कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और प्रतीकों, 2 घड़ियों की सुई, विभिन्न सिक्कों आदि के बीच अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उसके सीखने को प्रभावित करने वाला विशिष्ट अवरोध है। तो वो अवरोध क्या हो जाएगा कि खराब दृश्य प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि दृश्य भेदभाव, स्थानिक संगठन, दृश्य समन्वय, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि 9 ऋण 3 गुणे 4 धन 15 भागे 6 बराबर ऋण 2 है। तो इन कौन सा अंक जो है किन 2 संख्याओं के आपस में बदला जाए कि इनका मान ऋणात्मक ऋण 10 आ जाए? तो ऋण 10 आ जाएगा, यानी माइनस वाली संख्या ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना, 9.3 की जगह 6 कर देना है, गुणे 4 धन 15 और 6 की जगह भागे 3 कर दीजिए। तो 9 6 चौको 24 धन 5 3 5 15 5 आ जाएगा। तो 9 5 14, 14 प्लस में है, 24 माइनस में, तो -10 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 3 और 6 को बदलना है आपस में, इससे वैल्यू आपकी -10 आ जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है? तो ये होगा संज्ञानात्मकवादी। संज्ञानात्मकवादी द्वारा जो है अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है।
इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपके मैथ्स पेडागोजी में पूछा गया था कि रेखीय व्यंजक के अतिरिक्त दी गई एक बहुत ही समान त्रुटि 5y + 3 = 8y, इसको क्या कहा जाएगा? इसको वैचारिक त्रुटि बोला जाएगा। इस प्रकार की जो रेखीय व्यंजक में त्रुटियां होती हैं उसे वैचारिक त्रुटि बोला जाता है। तो त्रुटियों का प्रकार भी आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर गुणे 15 का स्क्वायर भागे 24 का स्क्वायर है तो वैल्यू कितनी आएगी? 8 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 64 कर लीजिए, 15 का 225 कर लीजिए, भागे है तो बटे में कर सकते हैं 24 गुणे 24, ठीक है। तो कर सकते हैं 8 × 64 और 8 × 3 = 24, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, 225 और 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से इसको कर देंगे 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 × 3 = 75 होता है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल गई? 25। तो 25 ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न क्षेत्रमिति से पूछा गया पेडागोजी का कि क्षेत्रमिति की शुरुआत करते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फार्मूले लिखता है और ये दर्शाता है कि वह अनुसरण कर रहे हैं। किसका अनुसरण कर रही है? निगमनात्मक दृष्टिकोण का। क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रमिति की शुरुआत का एक शिक्षक क्या है, आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फार्मूले लिख दिया रहा है। तो लिख रहा है, फार्मूला लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं नियम की बात होगी, तो नियम की बात हो रही मतलब निगमनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले नियम फार्मूले लिख दिया जा रहा है, सूत्र वहीं पे लिख दिया जा रहा है, इसलिए निगमनात्मक हो जाएगा। अगला, एक आकलन में रैखिक समीकरण पर एक शब्द समस्या में अंकुर को 0 अंक मिले। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरण को सही ढंग से हल कर सकता है, तो शिक्षक को अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए। क्या टिप्पणी करनी चाहिए? कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरण को हल कर सकता है, तो भाषा समझने में उसकी समस्या होती है, ऐसा शिक्षक को टिप्पणी करना चाहिए। कुछ स्थितियों में निगमनात्मक विधि एक व्यवहार विकल्प है जो निम्न हो सकता है। तो कुछ स्थिति जो निगमनात्मक विधि होती है उसमें व्यवहार विकल्प क्या हो सकता है? अत्यधिक प्रेरित छात्रों के साथ व्यवहार करते समय, एक विशेष रूप से कठिन अवधारणा को पढ़ाने समय, छात्रों को परीक्षा लिखने के तैयार करते समय, ये सभी हो जाएंगे। यानी जो दिए गए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो जाएगा, यानी दिए गए सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान की सहायता से निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान की सहायता से जिस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया है वह कहलाती है मॉन्टेसरी विधि भी कहलाती है, परियोजना विधि भी कहलाती है और डाल्टन विधि भी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे मैथ्स के। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे ईवीएस के प्रश्नों की। पर्यावरण के देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था कि मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए वक्र क्या होता है? जो मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए वक्र बनाया जाता है वह क्षैतिज रेखा होता है, या एल के आकार का वक्र होता है, या जे के आकार का वक्र होता है, या परवलय वक्र होता है। देखिए, मानव जनसंख्या के लिए जो वक्र प्रदर्शित किया जाता है वह आपका क्या होता है? तो मानव जनसंख्या के लिए जे आकार का जो है एक वक्र होता है, जे आकार का, वो मानव जनसंख्या के लिए वह जो है वक्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो ईवीएस में प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में कि निम्नलिखित में से किसे जो है डिट्रीओरस भी कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं, जो अपघटक होते हैं, उन्हीं को दोस्तों डिट्रीओरस कहा जाता है। किसको? डिकम्पोजर अपघटक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जो मानव जनसंख्या इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी, अर्थात जनांकिकी की बात करेंगे। जनांकिकी को ही मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहला जाता है? जनांकिकी, क्योंकि इसको अध्ययन करना मानव जनसंख्या का अध्ययन करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जनांकिकी। जन मतलब मानव और आकलन मतलब उनका अध्ययन करना, तो जनांकिकी की बात हो जाएगी। इसी के साथ अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया कि डीडीटी का अधिकांश जमाव कहाँ पर होता है? डीडीटी का अधिकांश जो जमाव होता है सभी लोग जानते हैं कहाँ पर होता है? समुद्री जल में होता है।
डीडीटी का जो अधिकांश जमा होता है कहाँ पे होता है? समुद्री गल, सी गुल में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में शामिल इसे करें और पता करें अनुभाग का उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषय में क्या शामिल करें? अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ प्रदान करना, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो है विविधता को दर्शाती है? ऐसी व्याख्या जो आपको विविधता को दर्शाए। इट इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल। ये राइट आंसर, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। जी हाँ, इनमें से जो व्याख्या विविधता को दर्शाती यह है कि यह लोगों की विशिष्टता को क्या करता है? स्वीकारता है। इट एक्सेप्ट द अनक्विनेस ऑफ द पीपल। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन है लेकिन लाजवाब नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? फ्लोटेशन हाउस किसको बोला जाता है? हाउस बोट्स। जो हाउस बोट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लोटेशन हाउस, या उस हाउस बोट को फ्लोटेशन बोला जाता है। अब इग्लू की बात करेंगे तो इग्लू कौन से जंगलों में रह के अपना जो घर बनाते हैं, ठीक है, वो उनको इग्लू बोला जाता है। कौन से जंगलों के घरों के इग्लू बोला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक खतरों का उदाहरण? तो प्राकृतिक खतरा इनमें से कौन सा होगा? विस्फोट, जहरीले कचरे का रिसाव, बांध की विफलता। ये कोई प्राकृतिक खतरा नहीं। प्राकृतिक खतरा जो होता है जैसे सुनामी आ गई, ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक खतरे होते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु से प्रश्न पूछा गया, उष्णकटिबंधीय से पूछा गया। तो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु होती है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कि कहाँ कहाँ पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु? भारतीय उपमहाद्वीपों में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया कि जल संभरों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, जो जल संभर होते हैं, जल संभरों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में अगर छोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसी को ही जल निकासी बेसिन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। एमपी टेट वर्ग 3 2022 के एग्जाम में 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में पूछा गया पर्यावरण अध्ययन में कि चील दिन में 20 फीट दूरी से चीज़ों को देख सकती है। चील दिन में 20 फीट दूरी से चीज़ों को देख सकती है, किसके द्वारा? शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या के द्वारा। किसके द्वारा चील जो है 20 फीट की दूरी से चीज़ों को देख सकती है? अब आप बोलेंगे आँख शब्द दिया गया है तो आँख करना चाहिए, लेकिन समझिए शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या होती है और इनका विजुअल लेवल हाई होता है, इसीलिए 20 फीट दूरी से चीज़ों को देख सकती है शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या के कारण। अगला है एडोलेसेंस शब्द ग्रीक शब्द एडोलॉजियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शारीरिक लंबाई बढ़ाना। जी हाँ साथियों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, शारीरिक लंबाई बढ़ाना, इंक्रीज इन बॉडी हाइट। सब कोई लंबा होना चाहता है। वैसे लंबा होने के लिए जानते हैं कितना है? अगर जिसकी हाइट 5.6 यानी कह सकते हैं 5.6 फीट से लेके 6.0 फीट तक जिनकी हाइट इनकी एवरेज माना गया, इतनी हाइट बहुत ही अच्छा बॉडी माना जाता है। 5.5 से लेके 6 फीट तक जितने, क्योंकि 6 के ऊपर जो होगी वो अधिकतम लंबाई हो जाती है और 5 के नीचे वाले बहुत छोटे हो जाते हैं। तो 5+ एंड 5 to 6 के बीच जिनकी लंबाई होती है बहुत ही अच्छा, उनका अच्छी बॉडी उनको माना जाता है। तो इंक्रीज, तो मेरा ये मानना नहीं कि कोई लंबाई ये प्रकृति की है और नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं जिसको अच्छा बोला जाता है तो अच्छा बोला ही जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हाइट बॉडी की बात की गई, इसलिए हमने ये चीज़ें आपसे शेयर किया है। बाकी हमारा कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप लोगों के लिए नेगेटिव शब्द आए, नेगेटिव मैसेज जाए।
अगला है एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल होते हैं क्या कहलाता है। एक ऐसा आहार, एक ही आहार है जो सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व उसमें शामिल हो, वह आहार कौन सा कहलाता है। वह होता है बैलेंस डाइट, अर्थात जिसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। अ डाइट विच इज रिच ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स, बैलेंस डाइट की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जब भी आपके एग्जाम में दोस्तों परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन का सेंटर पूछा जाए, लोकेट इन इंडिया, तो वह दोस्तों आपका कोलकाता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर्यावरण में आपकी इन्वायरमेंट स्टडीज में पूछा गया है कि मार्स ऑर्बिटर, जी हाँ साथियों, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे हम मॉम के नाम से जानते हैं, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसको अनौपचारिक रूप से क्या कहा जाता है। तो मॉम को क्या कहा जाता है, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। और ये आपकी ये अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्चर जोलजाना के विफल परीक्षण की घोषणा की है। जोलजाना एक शक्तिशाली उनका परीक्षण, सफल परीक्षण है और उनकी ये घोषणा की है, और वह है दोस्तों ईरान। ईरान वह देश है जो 2022 के टाइम में अपने सबसे शक्तिशाली जो लॉन्चर जोलजाना के सफल के लिए परीक्षण की घोषणा की थी, वह ईरान है। अगला साथियों के निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम था। जी हाँ, भारत के पहला स्वदेश निर्मित यानी भारत में ही निर्मित वह विमान वाहक पोत का नाम है दोस्तों INS विक्रांत। जी हाँ, ये एक ऐसा पोत है, विमान वाहक पोत है जो स्वदेश में निर्मित हुआ है, यानी हमारे भारत देश में, आप सभी के भारत देश में, हमारे भारत देश में निर्मित हुआ है। हमारे मतलब सभी में आ जाता है। भारत सहित कितने देशों में उपसमुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे के वाहनों की खोज करने की क्षमता होती है। जी हाँ, भारत सहित कितने देश हैं जिनमें उपसमुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे वाहनों की खोज करने की क्षमता कितनी होती। भारत सहित सभी देशों में देखा जाए तो लगभग दोस्तों जो क्षमता की बात करेंगे 6 इज़ द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमसे शेयर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क जिसे हम IDSN के नाम से जानते हैं किस स्थान पर स्थित है। IDSN भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, तो ये दोस्तों बेलालू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है। ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जो ऑप्शन में दिया गया हो जो स्थायी रूप से जमी हो, और उस मिट्टी का नाम है जेलिसोल्स। अगला प्रश्न जो भी थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों कि एक खालिस्तान एक मृदा वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की एक शाखा में विशेषज्ञता रखता है जो मिट्टी की पहचान, गठन, वितरण से संबंधित है। तो रिक्त स्थान बनना है, तो वह एक कौन सा एक मृदा है। तो वह आपकी एक मृदा विज्ञानी, जिसे हम मृदा विज्ञानी कहते हैं। तो एक मृदा विज्ञानी जो है एक मृदा वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की एक शाखा में विशेषज्ञता रखता है। तो मृदा विज्ञानी इज द राइट आंसर। प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया था, केवल हमें समझना था और आंसर क्लिक करना था। अगला प्रश्न देखिए, पोलो को खेल के लिए किस जानवर को उपयोग किया जाता है। पोलो खेल, तो सभी लोग जानते हैं पोलो में हॉर्स का उपयोग किया जाता है। विच एनिमल इज यूज्ड फॉर द गेम ऑफ पोलो, हॉर्स। तो पोलो खेल में किस जानवर का उपयोग किया था, घोड़ा का। तो हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आया, खेल से संबंधित भी प्रश्न आया हुआ है। अगला है ऐश्वर्या आयल फील्ड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऐश्वर्या आयल फील्ड आपके राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। और एमपीटेट वर्दी में ज़्यादातर राजस्थान यूपी वाले भी सम्मिलित थे। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार हर साल 17 से 23 मार्च के बीच मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का वह बेहतरीन त्यौहार आपका नलवारी मेला है जो 17 से 23 मार्च के बीच लगता है। क्या नाम है, नलवारी मेला इज द राइट आंसर।
इसके बाद साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान किससे संबंधित होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान जो संबंधित होता है वह आपके स्मॉल ग्रुप डिस्कशन से होता है, अर्थात छोटे समूह में परिचर्चा से होता है। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था कि समूह चर्चा के लिए समाधान के लिए सोचना संभव बनाती, क्या संभव बनाती है। तो समूह चर्चा जो होती है बच्चों के लिए अलग सोच समाधान के लिए सोचन संभव बनाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भ्रमण के बाद एक संक्षिप्त वैज्ञानिक प्रक्रिया ली जा सकती है, क्या ली जा सकती है, सभी लोग बताइएगा। वह दोस्तों है या तो भ्रमण स्थल पर या समूह के स्कूल पहुंचने के बाद। भ्रमण के बाद एक संक्षिप्त मौखिक प्रतिक्रिया कब ली जा सकती है, या तो भ्रमण के स्थल पर ले लिया जाए या स्कूल के पहुंचने के बाद लिया जाए, क्योंकि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण में होता है पेड़ पौधों को जानना, जंगल जानवरों को जानना। तो ये भ्रमण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा देखते हैं और देखते हैं तो ज़्यादा, जब बच्चे देख के समझते ज़्यादा है। और कहते हैं आँखों दिखा हमेशा याद रहता है, माइंड की मेमोरी में सेव हो जाता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। तो सभी लोग जानते हैं जब भी जैव विविधता की बात की जाती है एक ही ऑप्शन आता है कि पृथ्वी पर मौजूद जीवों को विविधता और उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक अपेक्षित त्रिआयामी दृश्य टीएलएम अध्यापन अधिगम सामग्री है। तो टीएलएम की बात की गई है त्रिआयामी, तो कौन हो जाएगा। देखिए जब भी टीएलएम की बात की जाए तो एक याद रखिएगा, उसे बोला जाता है त्रिविम प्रदर्शन अर्थात डायोरमा। डायोरमा त्रिविम प्रदर्शन। अब त्रिविम यहाँ पे दे दिया गया है, त्रियामी यहाँ पे भी दिया गया है, तो जिनको समझना था तो वो समझ गए होंगे उत्तर, और जो नहीं समझ में आया होगा तो वह खोज रहे होंगे कि ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है। उत्तर प्रश्न पर ही दिया रहता है कुछ प्रश्नों में, या उत्तर ही दे दिया रहता है, अब हमें खोजने में कन्फ्यूजन दे दिया रहता है। क्योंकि अधिकता का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए। इसे जो है निम्न से किसके नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब अधिकता का अर्थ प्रत्येक इकाई अवधि के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है, योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है, समय टू इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो वीएस के प्रश्न थे। आइए दोस्तों बाल विकास के प्रश्न को देख लेते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र से क्या प्रश्न पूछा गया था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से प्रश्न है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध मुख्य पक्षों से होता है। देखिए दोस्तों सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है कितने पक्षों से होता है, 2, 4, 11, 15। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध जो है 11 मुख्य पक्षों से होता है। कितने हो जाएंगे, 11 मुख्य पक्ष हो जाएंगे। कौन कौन से अगर आपको पता तो आप लोग हमें फीडबैक करके बता सकते हैं, बाकी सारी चर्चा क्लास में करेंगे। अगला प्रश्न है नैदानिक टेस्ट संचालन का मुख्य उद्देश्य किसको चिन्हित करना होता है। तो नैदानिक टेस्ट संचालन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अकादमिक परेशानी के पीछे के कारण को चिन्हित करना। इसके साथ अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है कक्षा के अनुशासन को सुधार के लिए शिक्षक द्वारा उठाए जाने वाला सबसे आशाजनक कदम होता है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, कि कक्षा के अनुशासन को सुधार के लिए शिक्षक द्वारा जो उठाए जाने वाला सबसे आशाजनक जो कदम होता है वह बच्चे की सामग्री विधि और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब कॉलम दिया गया है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड में देखिए। पहले कॉलम में दिया गया जन्म के बाद आरंभ में, और कॉलम दिया उत्साह और स्नेह। जन्म के बाद आरंभ में बच्चा क्या करता है, उत्साह और स्नेह होता है। 6 महीने में बच्चा शर्म, चिंता, निराशा, ईर्ष्या, आशा, माता पिता का स्नेह बढ़ता है। 12 महीने में हर्ष करता है। 18 महीने में खुशी करता है। यह हमें अभी मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, यह हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जन्म के आरंभ में बच्चा क्या करता है, जन्म के बाद आरंभ में बच्चा शर्म, चिंता, ईर्ष्या, आशा, माता पिता का स्नेह, ये सारी चीज़ें होती। 6 महीने में बच्चा क्या करता है, भय, घृणा, क्रोध को जानने लगता है। इसके बाद 12 महीने में बच्चा क्या करता है,
उत्साह और स्नेह जानने लगता है। 18 महीने में बच्चा क्या करता है? 18 महीने में बच्चा ईर्ष्या और स्नेह हो जाएगा। 24 महीने में बच्चा क्या करता है? हर्ष करता है। और 5 वर्ष में बच्चा फिर खुशी और संकट की बात आती है। अगला प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास से पूछा गया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, जो भी शिक्षा व्यवस्था इसको सुधारना। अगला विकास कार्य शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो विकास कार्य का शब्द ना तो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, ना ही वाइगोस्की के द्वारा दिया गया, ना ही पियाजे जी के द्वारा। तो विकास कार्य का शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आपके हैविगर्स्ट, आपने पढ़ा होगा, इनके द्वारा जो है, हैविगर्स्ट के द्वारा जो है विकास कार्य शब्द दिया गया है। इसके बाद कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन यह है कि किशोर विकास के प्रारंभ में स्थिति को युवावस्था के रूप में भी जाना जाता है। कारण यह है कि यौवन शब्द लैटिन शब्द के प्यूबेरेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुरुषत्व की उम्र। लेकिन ये तो सही दिया गया है, बिल्कुल सही बात। जानते हैं कि किशोर विकास के प्रारंभिक स्थिति को युवावस्था के रूप में जाना जाता है। लेकिन यौवन शब्द लैटिन प्यूबेरेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ पुरुषत्व की उम्र होता। तो एक ही सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे युवावस्था की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे यौवन शब्द दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं व्याख्या नहीं हो पा रही। तो ये तो सत्य है, लेकिन आर यहाँ पे सही व्याख्या नहीं हो पा रही। अगला प्रश्न है कि चेतन, अचेतन और स्मृतियों का दमन महत्वपूर्ण पहलू किसके होते हैं? तो चेतन, अचेतन और स्मृतियाँ जो तीन हैं, इन तीनों का दमन का पहलू का महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व गतिकी का सिद्धांत, जिसे हम पर्सनालिटी डायनेमिक बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि बच्चों के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों अर्थात आपको निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो आप में साक्षात्कार व्यवहार का गुण होना चाहिए, लेकिन आप में स्ट्रिक्ट आउटलुक नहीं होना चाहिए। संचार क्षमता होनी चाहिए, अच्छा विषय ज्ञान होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट आउटलुक नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाना है अगर, तो उसके लिए आपका क्या है? सकारात्मक व्यवहार जो होता है, जिसे हम बोलते हैं। तो सकारात्मक व्यवहार दोनों में दिया गया है, लेकिन इसमें स्पेलिंग ये देखना कि इसमें पॉजिटिव बिहेवियर दिया गया है, इसमें स्ट्रिक्ट आउटलुक दिया गया है, ये चीज़ें समझना है। तो पॉजिटिव बिहेवियर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रिक्ट आउटलुक है, ये आपका जो है सही नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको थोड़ा समझ लीजिए, ताकि दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएं। कौन सा तथ्य विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है? देखिए, भव्य विद्यालय भवन ये विद्यालय के छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा अगर दिया जाता है तो ये विद्यालय के छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, सभी लोग बताइए कौन सा तत्व जो है विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो शिक्षकों द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है, ये भी हो सकता है, या भव्य विद्यालय का भवन। वातावरण मतलब होता है छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण होना, महत्वपूर्ण होता है। क्या होगा, सभी लोग बताइए। ये नॉर्मल से चीज़ें, ये आपको जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है, इसलिए उतना प्रभावी नहीं होता है? इनमें से ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा जो लक्ष्य प्राप्ति होता है जो साधन मात्र है, इसलिए उतना प्रभावी भी नहीं होता। देखिए, मूलभूत अभिप्रेरण तो हो जाएगा, लेकिन बाहरी अभिप्रेरण जो होता है यह एक साधन मात्र होता है, इसलिए उतना प्रभावी नहीं होता है। बाकी आंतरिक परिपक्वता, मूलभूत, बाहरी परिपक्वता, ये सारे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राम कॉलेज नाटकी टीम के प्रमुख हैं और वह इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं ट्रॉफी के लिए, मतलब वह बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि वह क्या है? कॉलेज नाटकी टीम के प्रमुख हैं और इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की ट्रॉफी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वह बाहरी रूप से प्रेरित है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन गहराई इसमें बहुत है, ध्यान रखिएगा। व्यवहार विकार के प्रबंधन के दृष्टिकोण के लिए
फार्माकोथेरेप्यूटिक थेरेपी किसका प्रबंधन कर सकती है? तो व्यवहार विकार के प्रबंधन के दृष्टिकोण के लिए फार्माकोथेरेप्यूटिक थेरेपी जो होती है वह आपके असावधानी को जो है प्रबंधन कर सकती है। इसको असावधानी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में देखा है कि भारत में स्कूलों और कॉलेजों में छोटे बच्चों के लिए बीच जो है मादक द्रव्यों के सेवन की महामारी परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव जो है बढ़ते आर्थिक तनाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसका कहना है? ये आपके KR BK रेड्डी ये विश्वास 2013 ये अपने अध्ययन में इन्होंने देखा है। फर्स्ट ऑप्शन ESV ने इसको सही माना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीखने की कठिनाइयों को गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और वह दोस्तों डिस्कैलकुलिया, क्योंकि गणितीय संक्रिया की बात कर रहे हैं इसलिए डिस्कैलकुलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखने पर विचार किया जाता है? कौन सी प्रणाली है? एकीकृत शिक्षा प्रणाली या समावेशी या दोनों? तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। अगला जीन पियाजे जी से प्रश्न पूछा गया, ऐसा हो नहीं सकता कि जीन पियाजे जी से प्रश्न पूछा जाए। तो पियाजे जी ने खालिस्तान को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को किट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो नई जानकारी को किट करना मतलब कहीं ना कहीं उसमें समावेश किया गया है, तो समावेशन हो जाएगा। पियाजे जी ने समावेश को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में पारंपरिक स्तर के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो लोग जो है सामाजिक रूप से अपेक्षित नियम, मानदंड, अनुष्ठान, कानून के शासन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार और से शुरू होता है और नए व्यवहार अनुभव के माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीखने के सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार जो होता है वह वातानुकूलित सजगता और प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं से शुरू होता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन थार्नडाइक द्वारा दिए गए साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग है? तो साहचर्य परिवर्तन के एक नियम कब हो जाएगा थार्नडाइक का कि अधिगम की परिस्थितियों समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। ये थार्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला कि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को शिक्षा के खाली स्थान पर रखती है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, ये बच्चों के शिक्षा के केंद्र पर रखती है। कहाँ पे रखती है? केंद्र पर, सेंटर पर रखती है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रूसो से संबंधित नहीं है? तो रूसो ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा प्रकृति के निकट होनी चाहिए, रूसो ने कहा है। लेकिन बच्चों की भूमिका एक सूत्रधार की होती है जो शिक्षा के लिए पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। यह प्रगति शिक्षा के संबंध में आपके रूसो का कथन नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है आपके बाल विकास में कि बोबो डाल अध्ययन के लेखक कौन है? बोबो डाल, तो बोबो डाल के अध्ययन के लेखक है अल्बर्ट बंडूरा। शायद आपने ना पढ़ा हो। जी हाँ, बोबो डाल अध्ययन के लेखक कौन कहलाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा इज द राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है? तो अभिप्रेरक जो होता मोटिव होता है, यह पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है, जो अभिप्रेरक व्यवहार होता है। अगला खाली स्थान सजा जैसे कारकों से जुड़ा होता है। तो बाहरी अभिप्रेरणा जो होता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है, यह सजा जैसे कारकों से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है खाली स्थान उपवलकुटी व्यवस्था एक भाग है जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संवेगात्मक स्मृतियों के निर्माण में अंतर्निहित है, और वह कहलाता है गलतुंडिका इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को प्रमुख महत्व दिया गया है। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास का सिद्धांत में जिसको प्रमुख महत्व दिया है वह सिद्धांत कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जी हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गिफ्टेड और प्रतिभाशाली छात्रों को संबोधित करने हेतु शिक्षक किसके द्वारा कक्षा के अधिगम वातावरण को बदल सकता है। जो गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है प्रतिभाशाली छात्रों को, ठीक है, तो शिक्षक द्वारा जो है किसके द्वारा कक्षा के अधिगम के वातावरण को बदला जा सकता है, उसे चुनना जिसे वे समय के न्यूनतम हिस्से को पूरा करना चाहता हो, यानी समय की मूलता को समझता हो, समय की चीज़ों को समझता हो। अगला प्रश्न देखिए, स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धिलब्ध के सूत्र का उपयोग करके बुद्धिलब्ध की निर्मित, ठीक है, तो यहाँ पे समझना है सभी लोगों को। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया कि स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धिलब्ध का सूत्र उपयोग करके बुद्धिलब्ध की निम्न में से किस सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो 120 ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहा जाता है, किसके द्वारा, स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धिलब्ध के अकॉर्डिंग। और अंतिम प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया है, अंतिम प्रश्न है कि बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय, दिक्, स्थान और पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वह बोधात्मक विकास के किस चरण में, संवेदी परक, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों 2020 का सॉल्व पेपर, आपके 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा जाना। और डेली हमारे 7 PM में यह प्रैक्टिस, 7 PM to 8 PM, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यह प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न पत्र होता है। तो डेली विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को मौजूद कीजिए। और कभी भी आप प्रिपरेशन को प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कभी भी चैनल को विजिट करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी डेली जुड़िए, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़िए ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सकें, डायरेक्ट जायसवाल सर से कनेक्ट हो सकें, डायरेक्ट जायसवाल कोचिंग सेंटर से कनेक्ट हो सकें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मैसेज है, हमसे हमें प्राप्त हो सके। तो चलिए सभी दोस्तों से मिलते हैं अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।